फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो आज ये प्रोबेबिलिटी का 8th वीडियो है और ये खुद बेस थ्योरम का वीडियो नंबर 3 है। और हम लोग पिछले लास्ट 3 वीडियो से बेस थ्योरम ही कर रहे हैं। तो हमने बेसिक्स क्वेश्चन कर लिए थे 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 11 तक, जिसमें बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी होल्ड पे रखा हुआ है। और तो बेसिक क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम का हो गया है। अब आगे हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है आज के, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 12 में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 13.3 का है। और सिर्फ वही नहीं, पूरी प्रोबेबिलिटी में आज के कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और फ्रीली यूज करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। कुछ कंफ्यूजन रह जाती है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद भी, तो हम लोग धीरे धीरे उन सारे कंफ्यूजन्स को आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ कंफ्यूजन्स आपके जो हैं 2-3 लेक्चर के बाद, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, आपका पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का सारा कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात करने वाले हैं, जिसपे पूरी आपकी प्रोबेबिलिटी खड़ी हुई है। पूरे प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स आज हम लोग 3 टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहला कि जब हम एक से ज्यादा ड्रॉ करते हैं, मतलब एक से ज्यादा, क्योंकि 10th 11th में भी मोस्टली मेरे ख्याल से और 9th 10th में जो भी प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको यही ध्यान में आएगा कि जो भी क्वेश्चंस होते थे उसमें 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 बॉल इज ड्रॉन, 1 पर्सन इज चोजन, 1 पर्सन इज सिलेक्टेड, है ना, 1 बैग इज सिलेक्टेड। तो एक से ज्यादा चीजें हमने कभी भी ड्रॉ नहीं किया था पीछे 10th के लेवल तक। 11th में किया होगा, बट ध्यान में हो सकता है ना हो, क्योंकि 11th की प्रोबेबिलिटी आप लोग लास्ट में कैसे पढ़ते हैं वो हमारे को अच्छी तरह से पता है। तो इसीलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जब भी प्रोबेबिलिटी के अंदर एक से ज्यादा चीजें निकाली जाए तो हम उसको कैसे करेंगे हैंडल। तो उसमें बेसिकली कि जब एक से ज्यादा चीजें निकलती है तो वो 2 तरह से निकल सकती है। या तो आपने एक साथ डाला हाथ, 4 बॉल्स या 4 कार्ड्स निकाल लिए, और हो सकता है कि आपने एक एक करके 4 कार्ड्स निकाले। तो ये 2 तरह का बेसिकली ड्रॉ है, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहले तरह के ड्रॉ, जैसे एक साथ हमने एक साथ हाथ डाला, 4 बॉल्स निकाल लिया या 4 मार्बल्स निकाल लिए या 4 कार्ड्स निकाल लिए एक साथ, तो उसमें क्या होता है हमारा, इट इज कॉल्ड रैंडम ड्रॉ। एक साथ हमने इकट्ठे हमने क्या करा, एक से ज्यादा चीजें निकाली, 4 चीजें निकाली। तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 11th में कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, अगर कुछ ध्यान है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर भी कोई जरूरत हमारे को नहीं। तो आप यहाँ पे थंब रूल बना लें कि जब भी एक से ज्यादा चीजें आप इकट्ठे निकालते हैं, है ना, जब भी आपसे एक से ज्यादा चीजें आप इकट्ठे निकालते हैं, तो आपका जो नंबर ऑफ आउटकम्स होता है दैट इज फाइंड आउट बाय NCR। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाता है हमारा, NCR, वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड R इज द नंबर ऑफ आइटम्स ड्रॉन। NCR का फॉर्मूला 11th में सीखा होगा आपने, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो सर ये क्या हुआ, जैसे हमने 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स निकाले, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52, और 4 कार्ड्स हमने निकाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज n हमारा 52 आ जाएगा एंड r विल बी द 4, क्योंकि हमने 4 कार्ड्स ड्रॉ करे। तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं उसमें, तो 52C4 आप फॉर्मूला लगा करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। हालांकि अभी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी कंसेप्ट की बात करेंगे और फिर एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें सारी चीजें हम लोग लेंगे। तो ये तो बात हो गई आपके NCR की। तो क्वेश्चन में प्रैक्टिकली भी हम लोग करके देखते हैं। तो पहला हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, कंसेप्ट नंबर 1, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, कि हमने अगर एक से ज्यादा चीजें इकट्ठे निकाली है, रैंडमली निकाला है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इज NCR। नंबर 2, यूज ऑफ यूनियन। यूनियन से ज्यादा यूज हम लोग प्लस के ऊपर फोकस करेंगे। तो यूनियन का मतलब आपको पता है, सेट से पढ़ते आ रहे लास्ट ईयर, यूनियन का मतलब होता है और, हिंदी वाला या, इंग्लिश वाला और, तो या और उसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन होता है प्लस। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, हिंदी वाला और
इंग्लिश वाला एंड, और इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये कहां इस्तेमाल होता है, ये कहां यूज होता है, ये थोड़ा सा हमेशा से कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। और अगर हम इनको अच्छी तरह से सीख लें तो पूरी प्रोबेबिलिटी में और कुछ सीखने की जरूरत है ही नहीं, सारे फॉर्मूले हमारे सारे कुछ यहीं से निकल के आते हैं। तो बिटवीन टू कंप्लीट इवेंट्स, प्लस का इस्तेमाल किसके किसके बीच करेंगे, दो कंप्लीट इवेंट्स के बीच। अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट इवेंट क्या है, इसके लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मोस्ट प्रोबेबली हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो लास्ट वीडियो हमने डाले थे, दैट इज एग्जांपल नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो आई थिंक थर्ड वीडियो होगा प्रोबेबिलिटी का, या लास्ट वीडियो या वन शॉट में कहीं भी आपको मिल जाएगा, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। हालांकि सीखेंगे अभी भी हम लोग। तो बिटवीन टू कंप्लीट इवेंट्स ऑलवेज यूज प्लस। जब दो इवेंट आपस में कंप्लीट हैं, एक इवेंट कंप्लीट हो गया और अगला हमने इवेंट यूज करना है, तो हमेशा बीच में क्या करेंगे, प्लस डालेंगे। मैंने इसके लिए एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मा ने आपको सब्जी लाने भेजा है और साथ में पनीर भी लेते आना। तो सब्जी लेने के बाद आप पनीर लेने जाओगे, तो सब्जी लेना अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, फिर आपने पनीर लेना है, तो वो हमारा इनकम्प्लीट इवेंट हो जाता है। तो बिटवीन टू इनकम्प्लीट इवेंट्स ऑलवेज यूज मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये एग्जांपल आपको याद है या पिछला वीडियो आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंप्लीट इवेंट और इनकम्प्लीट इवेंट को समझेंगे, और यूज बेसिकली कहां कहां होता है प्लस का और कहां मल्टीप्लिकेशन का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आज की क्लास में सीखने के लिए। तो अभी आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, लिखने वाले, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी में क्वेश्चन मैनेज कर दूं ताकि आपको कंसेप्ट आसानी से सिखा सको। आप स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन लिख करके दिया है, तो पहले तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं चाहता हूं आपके साथ ही ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो ये बेसिकली कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो होप कि आपको कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन पता होगा कि कितने कार्ड्स हैं, कितने कार्ड्स कौन कौन से होते हैं। नहीं तो मैं आपको शॉर्ट एक बार ब्रीफ दे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, ये मैंने आपके लिए कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, तो थोड़ा सा समझ लें। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसको 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। हॉट, दैट इज लाल पान जिसको बोलते हैं, डायमंड जिसको ठिकरी भी बोला जाता है हिंदी में, क्लब जिसको चिड़ी बोलते हैं, और स्पेड जिसको काला पान बोलते हैं। तो चारों हमारे इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13। तो हर एक सूट में आपके कितने कार्ड्स हो गए, 13। तो हार्ट और डायमंड का जो कलर होता है बच्चों वो रेड होता है। तो रेड हमारे पास 13 प्लस 13 कितने हो गए, 26। ब्लैक कलर का होता है हमारा स्पेड और क्लब, दोनों का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, तो इसलिए ब्लैक भी हो गया हमारे पास 26। अब फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स मतलब जिसपे चेहरे बने होते हैं, जैसे राजा का, रानी का, गुलाम का। तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होता है, 4 जैक होते हैं, और एक एक सूट से, तो 1 फ्रॉम ईच सूट। तो एक किंग एक किंग एक किंग एक किंग, तो ऑब्वियसली 2 रेड किंग हो गए और 2 ब्लैक किंग हो गए, ध्यान रखना। एक क्वीन एक क्वीन एक क्वीन एक क्वीन, तो 2 रेड क्वीन 2 ब्लैक क्वीन, ये भी हो गया, बाइफर्केशन नहीं लिखा। उसी तरह से जैक और एसेस, एसेस मतलब होता है इक्का जिसके ऊपर ए लिखा हो, तो उसी तरह से 4 एसेस होते हैं, 1 फ्रॉम ईच सूट। तो ब्लैक एसेस और रेड एसेस, ये भी क्या हो गया हमारे 2-2 हो गए। तो ये हो गए आपके कार्ड के कॉम्बिनेशंस, जो कि आप 10 से 9 से जब से प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे तब से पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो सबसे पहले आप 4 को मार्क करें, ये 1 से ज्यादा है, व्हेन मोर देन 1, और दूसरा रैंडम ड्रॉ मतलब इकट्ठे अगर ड्रॉ करें एट रैंडम, तो ये चीज हमारा एप्लीकेबल हो गया, इसलिए मैंने अभी इसको डिलीट नहीं किया था, है ना। तो ये चीज हमारा एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे। सबसे पहले की 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारा टोटल में से, तो प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब हमने टोटल 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड ड्रॉ करें, 4 कार्ड्स ड्रॉ। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सबसे पहले तो आप लिख लो यहां पे फटाफट जो जो चीजें समझ में आ रही है, टोटल नंबर्स
ऑफ आउटकम्स। कितने हो गए यहां पे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे ड्रॉ हुआ है? 4 कार्ड्स ड्रॉ हुआ है। कितने में से? 52 कार्ड्स में से। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारा क्या है? n 52 और हमने कार्ड कितने ड्रॉ करे हैं? R4। और कॉम्बिनेशन इसलिए लगेगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक से ज्यादा चीजें और रैंडमली ड्रॉ। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया इसका? 52C4। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको डिनोमिनेटर में रखना है। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के इस पूरे क्वेश्चन के लिए। 52C4 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बच्चों? अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बोला किसको जाता है? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, उस इवेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स को फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बोला जाता है। फिर से, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, उस इवेंट को फेवरेबल इवेंट बोलते हैं और उस इवेंट के आउटकम को फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम बोलते हैं। ध्यान रहे, ये सारी चीजें मैंने आपको डे 1 से सिखा रखा है। इवेंट क्या है, आउटकम क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा? अलग अलग निकलेगा। तो हम लोग पहले अब इन इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि पहला इवेंट हमारा क्या है? ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। तो ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। ऑल कार्ड्स मतलब कितने कार्ड्स? ऑल कार्ड्स मतलब कितने कार्ड्स? चारों के 4 कार्ड्स। अच्छा, आपको ड्यूटी कितने तक की दे रखी है? आपको कितने कार्ड्स निकालने का टास्क दे रखा है? 4 कार्ड। तो जब भी आपने 4 कार्ड्स पूरे निकाल लिए, आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे, तो आपको बोला गया है चारों कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। चारों कार्ड एक ही सूट से निकलने चाहिए। तो हो सकता है कि हमने चारों कार्ड क्या करें? हार्ट से निकाल दें। क्या करें? चारों कार्ड हार्ट से निकाले। अब ध्यान से देखें, हमने कितने कार्ड निकाले? 4 कार्ड। कितने में से? 13 में से। कैसे निकाला? ऑब्वियसली रैंडम ड्रॉ। तो कॉम्बिनेशन लगेगा फिर से। सर ये क्या हो गया? सर ये हुआ कि अभी हमने पहले टोटल में से निकाले हमने 52 कार्ड। तो 52C4 इज द नंबर ऑफ इवेंट। अब हमारा फेवरेबल इवेंट क्या हो गया कि चारों कार्ड एक ही सूट से निकलने चाहिए। चारों कार्ड एक ही सूट से निकलने चाहिए। तो हमने एक ही सूट पकड़ लिया, हार्ट को। तो हार्ट से हमने 4 कार्ड निकाले। तो हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर? 13C4। क्लियर है? तो अगर मैं लिख दूं 13C4 तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल 4 कार्ड्स फ्रॉम हार्ट। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या बोला गया? ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। तो सर हार्ट का मतलब हमने हार्ट से भी निकाला। हो सकता है चारों के चारों कार्ड्स किससे निकले हों? डायमंड से निकले हों, या फिर चारों के चारों कार्ड किससे निकले हों? क्लब से, या फिर चारों के चारों कार्ड किससे निकले हों? स्पेड से। तो चारों के चारों कार्ड इससे, या फिर इससे, या फिर इससे, या फिर इससे। तो सबसे कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके क्या क्या निकलेंगे? 13C4, 13C4, 13C4। अब बीच में सर आप या यूज कर रहे हो और यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब प्लस होना चाहिए। सर ये तो अपने मन से कुछ भी यूज कर लेंगे। अच्छा, एंड यूज करके देखें। 4 फ्रॉम दिस एंड 4 फ्रॉम दिस एंड 4 फ्रॉम दिस एंड 4 फ्रॉम दिस। आपने टोटल कितने निकाल लिए? 16 कार्ड्स निकाल लिए। जबकि निकालने कितने थे? 4। चारों इसमें से, या फिर इसमें से, या फिर इसमें से। चारों में से किसी एक में से एक निकल, 4 निकलने चाहिए। तो या अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप यहां देखें। आपको टोटल टास्क कितना दिया गया था? 4 कार्ड्स आर ड्रॉ। ठीक है जी। तो आपने 4 कार्ड अगर यहां से निकाल लिए तो ये इवेंट आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें से अगर निकाल लिए तो ये इवेंट भी क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो अगले पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये बिटवीन कंप्लीट इवेंट्स, ये सारे आपस में क्या है? कंप्लीट है टास्क। कि आपको 4 कार्ड निकालने की ड्यूटी दे रखी थी, ये आपकी निकल गई और बीच में क्या लग गया? प्लस। तो दिस इज योर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 52C4। तो ये हो गया 13C4, 13C4। तो ये हो गया 4 इंटू 13C4 अपॉन 52C4। ये पहले वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर निकला ये 4 इंटू 13। ये मल्टीप्लाई मत कर देना, ये अलग सॉल्व होगा।
सॉल्व कैसे होगा उसके लिए मैं बाद में बता दूंगा, अभी आप नोट कर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन करते ही आपका क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप पहले स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सूट। चारों कार्ड डिफरेंट सूट में से निकलने चाहिए। कितने सूट है हमारे पास? 4 कार्ड। कितने हैं? 4। चारों कार्ड अगर डिफरेंट से आएंगे तो हर एक के पल्ले कितना पड़ा बच्चों? एक एक कार्ड सबसे निकलने चाहिए। एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। अब बीच में क्या लगना देखो। चलिए हम लोग समझते हैं इनकम्प्लीट इवेंट। आपको कितने का ड्यूटी दिया गया था? कितने कार्ड निकालने थे? 4। आपने निकाले कितने हैं? 1। तो इसका मतलब 3 अभी और रहते हैं। इसका मतलब ये क्या है? हमारा इनकम्प्लीट इवेंट है। तो ये सारे इनकम्प्लीट हैं, इसीलिए बीच में क्या लगा? 1। और आंसर हमारा ये आ गया नीचे 52C। इनकम्प्लीट कैसे हुआ? आपको ड्यूटी थी 4 की, आपने 3 निकाल रखे सपोज, तो अगला क्या होगा? इनटू में होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट इवेंट है। 2 निकाल रखे, 4 नहीं निकाले, 2 निकाल। नहीं तो एक और चीज देखें, इसका आर इसके आर से अगर छोटा है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन, इसका आर अगर इसके आर के इक्वल है तो बीच में प्लस। समझ ले इस बार को, इस चीज को 2-4 बार सुन लें, ठीक है। अच्छा, अगर ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि टोटल आपने 4 निकाले हैं, तो 5 तो निकल नहीं सकता आपका फिर। तो ये आपको समझने के लिए कि अगर ये आर इससे छोटा है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन करें। अब 13C1 NC1 हमारा हमेशा क्या होता है? 1n होता है। कितना होता है? n होता है। तो 13C1 कितना हो गया हमारा? 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन 52C4, या फिर 13 के पावर 4 अपॉन 52C4। दिस इज द आंसर। तो ये थी आपके डिफरेंट कार्ड फ्रॉम, सॉरी, ऑल कार्ड फ्रॉम डिफरेंट सूट, ऑल कार्ड फ्रॉम सेम सूट। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, अगर आपने सीरियसली नहीं सुना है तो दोबारा एक बार और देख लें, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आप सारे क्वेश्चन करें, हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते। थर्ड क्वेश्चन में आप देख लें कि ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। तो ध्यान रहे, जब भी इस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो ना, तो आप कैटेगराइज कर लें टोटल में से। अब सेम कलर है तो कलर की कैटेगरी आप फटाफट से डिसाइड कर लें। तो ये हमारे दोनों रेड होते हैं। रेड कितने हैं हमारे? 26। और ये दोनों क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। ब्लैक कितने हो गए? जरूर जो चीज आपको चाहिए फटाफट से आप उसकी कैटेगरी बना लें। तो सारे कार्ड किसमें से चाहिए? सेम कलर में से। तो सारे कार्ड या तो रेड होंगे, तो ये हो गया 26C4, या फिर सारे कार्ड ब्लैक होंगे। तो सारे कार्ड या तो यहां से निकलेंगे या तो वहां से निकलेंगे। इवेंट कंप्लीट है, बीच में प्लस आएगा, नीचे हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52C4। तो ये बन गया आपका 52C4। तो यहां पे 26C4 प्लस 26C4, तो आंसर हमारा फाइनली थर्ड का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 26C4 अपॉन 52C4। फिर कह रहा हूं 2 को आप 26 से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो सॉल्विंग अगर बात है तो सॉल्विंग का मैं अलग से आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 करें आप लोग। तो फोर्थ में 1 कार्ड इज ब्लैक। फोर्थ में हमारा 1 कार्ड इज ब्लैक। तो ब्लैक टोटल कितने हैं? 26। तो यहां से एक कार्ड निकलेगा, तो बाकी के 3 कार्ड कहां से निकलेंगे? यहां से। कैटेगराइज कर लिया। इनकम्प्लीट इवेंट है क्योंकि अभी 3 और 1 निकला है, तो बीच में क्या लगना हमारा? मल्टीप्लीकेशन। तो 26C1 तो 26 ही रह जाएगा, तो 26 इंटू 26C3 अपॉन 52C4। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन फटाफट से जल्दी जल्दी करें और टैली करें आंसर हमारा। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन पढ़ के आप कैटेगरी बना ले। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ऑल कार्ड ऑफ फेस कार्ड। तो अब इसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड्स कितने होते हैं और नॉन फेस कार्ड कितने? टोटल हमें कैटेगरी बना लेना है हमेशा। एक जो चाहिए और दूसरा बाकी जो बचेगा कैटेगरी। तो फेस कार्ड हमारे 12 होते हैं और ये हमारे 40 होते हैं। तो चारों कार्ड आपको कहां से करेंगे? निकलेंगे 12 से। तो 12C4
और यहां से कुछ होना नहीं है, तो 52C4। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6th यहीं से देख लें, 3 कार्ड्स आर किंग, ऑल कार्ड आर फेस कार्ड, ठीक है। तो 3 कार्ड्स आर किंग, तो किंग का कैटेगरी आपको बनाना पड़ेगा। तो देखें ऑल कार्ड्स आर 3 कार्ड्स आर किंग, तो 3 कार्ड्स हमने क्या करा, किंग कितने होते हैं टोटल हमारे 4 हो गए, तो कितने चाहिए हमारे को, किंग चाहिए 3, तो 4 में से 3 निकलेंगे, मल्टीप्लीकेशन में यहां से 48 में से एक कार्ड निकलेगा, तो 52C4। 2 कार्ड्स आर ब्लैक किंग, अब ब्लैक किंग कितने होते हैं, ऑब्वियसली ब्लैक किंग सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, तो 2 कार्ड ब्लैक किंग चाहिए, तो टोटल ब्लैक किंग हमारे 2 हैं, बाकी सारे नॉन ब्लैक किंग, तो 2 में से 2 C2 इंटू 52C2, तो 2C2 हमारा 1 हो गया, तो 50C2 अपॉन 52C, सॉरी 52, यहां तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52C4 है। ऑल कार्ड्स आर एसेस, तो एसेस हमारे कितने होते हैं 4, तो यहीं से आप फटाफट कर लें, तो एसेस हमारे हो गए 4 में से चारों कार्ड निकल गए, ये हमारा हो गया 52C4, ठीक है। तो 4C4 और 3 कार्ड्स आर एसेस, तो 3 कार्ड्स आर एसेस, तो हमारा 3 कार्ड, तो 4 एसेस में से 3 कार्ड चाहिए, बाकी 48 में से क्या चाहिए हमारे को, 1 चाहिए। तो होप कि आपको जगह नहीं आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। जो भी आपको चाहिए आप उसका कैटेगराइज कर लें। हमारे पास 3 कार्ड एसेस चाहिए, है ना लास्ट, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को क्या चाहिए, एसेस में से 3 निकलनी चाहिए, तो 4 में से 3 निकलेंगे, तो 48 में से 1 निकलेगा, आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके कोई भी दिखा दूंगा जिसका फैक्टोरियल आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हमारा यहां तक का बाइनोमियल का यूज, सॉरी कॉम्बिनेशन का यूज, यूनियन का यूज, इंटरसेक्शन का यूज, प्लस मल्टीप्लीकेशन और एनसीआर, 3 इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस करा है, और इसको हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन से यूज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा पेंडिंग रह गया था, एक्सरसाइज 3.3 का हमारा, है ना। तो होप कि आपको ये यूज करना आएगा, आप इसको ट्राई करके देखें, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्मूथ चलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं 13.3 का। तो आप एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ लें, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन समझ में आने में आसानी होगी। तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना रखा है, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। तो क्वेश्चन में जो है हमारा दे रखा है सबसे पहले कि 1 कार्ड इज मिसिंग या लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग बेस थ्योरम को रिकैप भी कर लें कि बेस थ्योरम में हमारे 2 इवेंट होते हैं। तो पहला इवेंट क्या है हमारा, 1 कार्ड इज लॉस्ट, तो एक कार्ड हमारा यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो आप देखिए डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है 1 कार्ड इज लॉस्ट और टोटल कहां कितने कार्ड है हमारे 52। तो अब वो लॉस्ट कार्ड हो सकता है कि डायमंड भी हो या फिर नॉन डायमंड भी हो। ये डायमंड और नॉन डायमंड का क्या कहानी है ये आपके क्वेश्चन में पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और क्वेश्चन को फॉर्मेट करेंगे। तो पहले तो 1 कार्ड इज लॉस्ट, ये हमारा पहला इवेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अगर नहीं कुछ दे रखा है तो हम लोग रैंडम ड्रॉ ले लेते हैं, जब तक 1 बाय 1 ना दे रखा हो। ये मैं नोट आपको दे दूंगा। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि एक से ज्यादा चीजें अगर इकट्ठे निकाली जाए तो नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो फटाफट वीडियो का स्टार्टिंग में जाकर के देख लें, अब आपको वहां पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ये सबसे जरूरी चीज है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रोका हुआ था कि पहले हम लोग मोर देन 1 का कंसेप्ट सीख लें। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ये हो गया हमारा इवेंट नंबर 2। और इवेंट नंबर 2 का जो आउटकम गिवन होता है क्वेश्चन में, दैट इज योर ए, है ना। तो अगर हम क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करें तो ए हमारा सबसे पहले क्या आएगा, 2 कार्ड्स ड्रॉन फाउंड टू बी डायमंड, है ना। तो ए हमारा क्या हो गया, 2 कार्ड्स ड्रॉन, जो हमने 2 कार्ड ड्रॉ किया है आर डायमंड।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ए को पकड़ लिया, अभी डायग्राम भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, पहले फॉर्मुलेट कर ले क्वेश्चन को। तो 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, तो डायमंड हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हमारा स्लैश के क्या आता है नीचे, जैसे हम लोग क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि डायमंड, 2 कार्ड्स आर डायमंड। अब क्वेश्चन आप पढ़े, आपको पता चलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज आल्सो डायमंड, द लॉस्ट कार्ड इज आल्सो डायमंड। तो E1 क्या हो गया हमारा, अब यहीं से हमें पता लगता है कि E1 क्या है हमारा, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। क्या है हमारा, फिर से क्वेश्चन पढ़ें, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर गिवन टू बी डायमंड, तो ए हमारा नीचे आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट इवेंट का पूछा गया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो PE2 क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड। तो ये तो मैंने आपको पहले से सिखा रखा है, तो फटाफट से हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब एक कार्ड हमारा 52 में से लॉस्ट हुआ है, उसमें से वो डायमंड होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले क्या करा, डायमंड और नॉन डायमंड को कैटेगराइज कर लिया, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में करे थे। तो डायमंड कितने हैं 13 और नॉन डायमंड कितने हैं 39। एक कार्ड निकल रहा है तो कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है, तो अगर ये डायमंड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 13/52। एक कार्ड निकला है तो 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गया हमारा 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गया हमारा ऑब्वियसली 3/4। नॉन डायमंड हमारा PE2। तो ये E1 और E2 का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो यहां पे अब देखें, यहां पे कि अब जब हमारा एक कार्ड लॉस्ट हो गया है तो रिमेनिंग कार्ड हमारा कितना है। अब इसमें से हमने 2 कार्ड निकाले, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 51 कार्ड। जब एक कार्ड लॉस हो चुका है तो हमारा जो बचा हुआ कार्ड्स है वो कितने रहेंगे 51 रहेंगे। अब इनमें से हमने 2 कार्ड निकाले, तो अब ये कार्ड इसके क्या क्या आ सकते हैं। अगर हम इधर आए तो हमारे टोटल कार्ड्स क्या हैं 51 है, तो 51 में से हमारा यहाँ पे क्या हो रखा है, इसका मतलब इधर आने का मतलब कि एक कार्ड जो लॉस हुआ है वो हमारा डायमंड लॉस हुआ है। तो इस 51 में डायमंड कितने होंगे, ऑब्वियसली 13 में से एक लॉस हो चुका है तो 12, और ये हमारा नॉन डायमंड एज इट इज कितना रह जाएगा 39। तो 39 प्लस 12 आप करेंगे तो आपको 51 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा एक कार्ड जो लॉस हुआ है वो डायमंड है तो बचे हुए कार्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, उसमें 12 डायमंड मिलेंगे और 39 नॉन डायमंड मिलेंगे। यही चीज इस 51 कार्ड्स में से अगर हमारा एक कार्ड जो लॉस हुआ वो नॉन डायमंड है तो इस 51 में डायमंड की संख्या हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि डायमंड नहीं, क्या डायमंड लॉस हुआ है नॉन डायमंड। और ये 39 से कितना हो गया हमारा 30। तो पहले तो ये कंटेंट्स चेक कर लें कि अगर आपका डायमंड लॉस होता है तो 51 में आपको 12 डायमंड और 39 नॉन डायमंड मिलेंगे। अगर आपका जो डायमंड लॉस कार्ड है वो नॉन डायमंड है तो आपको 51 में क्या मिलेगा 13 डायमंड मिलेगा और 38 नॉन डायमंड मिलेगा। अब इसमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 51 में से 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने कार्ड्स में से निकाल रहे हैं 51 में से कितने कार्ड निकाल रहे हो आप, 2 कार्ड निकाल रहे हो, तो एक से ज्यादा निकाल रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 51 सीट। ठीक है, तो यहां तक होप कि आपको समझ आ गया होगा। तभी अगर यहां तक समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को दोबारा से देखें। जब तक यहां तक की बात समझ में नहीं आएगी तब तक आगे हमारा समझाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमने आपको E1 E2 एक्सप्लेन कर दिया और रिमेनिंग कार्ड्स जो 51 है 51 का कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बता दिया है कि अगर डायमंड लॉस हो रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, अगर नॉन डायमंड लॉस हो रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन। अब आप E1 बाय ए में ऑब्वियसली जब फॉर्मूलेट लिखेंगे फॉर्मूला को तो E1 इंटू पी ए बाय E1 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे PE1 इंटू पी ए बाय E1 प्लस PE2 इंटू पी ए बाई। फॉर्मूले को लिखना जरूरी नहीं था फिर भी मैंने आपको लिख दिया है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए।
अब फॉर्मूला में हमारा क्या क्या चीज की जरूरत है, P1 P2 हमने निकाल लिया है, तो PA/E1 का स्टेटमेंट आपको आना बहुत जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए क्या है आपका, देख लें यहां पे, प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड। क्या गिवन है, गिवन दैट E1 क्या है हमारा, E1 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, गिवन दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद अगली वैल्यू आप खुद ही निकाल लोगे। गिवन दैट लॉस्ट कार्ड्स आर डायमंड, सॉरी गिवन दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, गिवन दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो जो हमारा लॉस्ट कार्ड है वो क्या है, डायमंड है। तो हम इधर वाले सेगमेंट में आएंगे या उधर वाले सेगमेंट में जाएंगे, लॉस्ट कार्ड हमारा क्या है, डायमंड इधर है, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। अब यहां से आपने क्या करा है, 2 कार्ड निकाला, यहां से क्या करा, इस सेगमेंट से हमने 2 कार्ड निकाला, तो टोटल कार्ड हमारा 51 है, उसमें से 2 कार्ड निकाले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा 52C2। अब हमें से इसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, तो ये दोनों कार्ड कहां से आने चाहिए, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा हमारा, 2 कार्ड कहां से निकलने चाहिए, 12C2 से निकलना चाहिए, है ना। तो 12C2 है ना, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा 51C2। तो ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर डायमंड, गिवन क्या है, लॉस्ट कार्ड इज आल्सो डायमंड। तो यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई, 12C2 अपॉन 51C2। जगह की कमी है, थोड़ा सा आप एक बार देख लें। तो ये हमारा क्या हो गया, PA/E1 हो गया। अब PA/E2 मैं आपको यहां पे लिख करके दे देता हूं, ठीक है। तो PA/E2 पहले स्टेटमेंट देख लें, PA/E2 प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, गिवन दैट E2 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड, गिवन दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड। अभी यहां पे जगह की कमी आ गई हमारी, लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड। अब लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड है, तो हम सीधा सीधा हमने क्या करा, इधर वाले सेगमेंट को पकड़ लिया। अब यहां से 2 कार्ड निकाल रहे, टोटल में से 2 कार्ड निकाले, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 51। अब यहां से जो कार्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, दोनों कार्ड की किसकी, डायमंड की है, तो हमने कहां से दोनों कार्ड निकालना है, यहां से निकालना। तो हमारा 2 कार्ड 13 से निकलेगा, तो 13C2 अपॉन 51C2। ये हो गया आपका A/E2 की वैल्यू। अब अगर हम लोग फॉर्मूले में डालते हैं, तो अब जगह हमारे पास यहीं पे रह गई। मैं चाह रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन मैं खत्म कर दूं। तो P/E1/A जो आपका क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला अगर डालेंगे तो E1 हमारा कितना है, 1/4 इंटू A/E2 हमारा, A/E1 कितना है, 12C2 अपॉन 51C2 अपॉन में 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2। ये वैल्यू डल गई आपकी, हाँ जी, दिखाई दे रही है आपको यहां तक, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो अब तो जगह बिल्कुल पैक्ड है ना। तो ये हमारा आंसर देगा। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको क्लियर दिखेगा। फिर इस पार्ट का कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने आपका सॉल्विंग का पूरा प्रोसीजर आपको लिख करके दिया है। तो ध्यान रखें कि कहां से हम लोग किस किस रास्ते से कम कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, है ना। तो जबरदस्ती में हमारे को फालतू कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए सबसे पहले हमने फॉर्मूले में सबकी वैल्यू डाल दी थी, जैसा कि आपको लास्ट स्टेप में मैंने दिखाया। तो अब यहां पे ध्यान दें कि ये 51C2 और 51C2 को तो सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें।
कि पहले A/E1 में पूरा कैलकुलेशन कर ले, फिर बाद में उसी को काटा पीटी करे। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे 1/4 देख लो आपका सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये पूरी चीज हमारी कैंसिल होने वाली है, तो हमने इसको साइड में रख दिया और नीचे से हमने 4 है ना और 51C2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया नीचे से। तो यहां क्या बच गया, 1/4 51C2 कॉमन आ गया, क्या बच गया 12C2 और यहां पे बच गया 3 into 13C2, ये हमारा कॉमन आ चुका है। तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पे बच गया 12C2, देखे ध्यान से, यहां भी 12C2 और यहां भी 13C2। तो अब यहां पे मैं आपको कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग से बिल्कुल एनसीआर का फॉर्मूला पुट करने सिखा रहा हूं। तो एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो 12C2 में हमने n फैक्टोरियल 12 लिखा, r फैक्टोरियल में हमने 2 फैक्टोरियल लिखा, n माइनस r फैक्टोरियल हमारा 10 फैक्टोरियल हो गया। तो फैक्टोरियल को तोड़ने का तरीका प्लीज आप थोड़ा सा 11 का देख लें, अगर आपको याद नहीं है तो 12 को हमने बोला 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल नीचे था, हमने यहाँ पे रोक दिया। अब ये हमारा 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 into 1 हमने 10 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया और यहां से 2 6 12, तो 6 into 11 क्या बच गया हमारा, नॉर्मल सा कैलकुलेशन 12C2 की वैल्यू देखिए आप, 12C2 आपका यहां भी है और यहां भी है, तो इन दोनों के जगह पे हमने 66 रखना है। सिमिलरली हमने 13C2 की वैल्यू निकाल ली, 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को फर्दर हमने खोला, 13 into 12 into 11 फैक्टोरियल पे रोक दिया क्योंकि नीचे से कैंसिल होना है। 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 6 12, 13 6 70। तो 12C2 की वैल्यू आ गई हमारे 66 प्लस 3 into 13C2 की वैल्यू आ गई 78। तो ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दिया। अब इतना लंबा भी कैलकुलेशन ना करें आप, कॉमन पे ज्यादा जोर डालें, आपका कैलकुलेशन ईज होगा। 78 और 66 में 6 कॉमन आ गया, यहाँ 11 बच गया और यहाँ पे 13 बच गया। आपके हाथ में कैलकुलेशन टेबल बैठा दिया मैंने, आपको कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 6 11 जा 66 और यहाँ पे 11 और 13 into 3 39 plus 11 that is 11/52 is your answer of this typical question। तो ये आपका एक कुल मिलाकर के अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है और मैक्सिमम प्री बोर्ड्स में और सैंपल पेपर में आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली अवेलेबल है, मिल जाएंगे कहीं भी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता था, इसलिए हमने इसको इतना डिटेल कंसेप्ट में जा करके इसको सॉल्व किया है और वेट भी करना पड़ा हमारे को क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन का इकलौता अभी तक हमने क्वेश्चन किया है, अभी आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, तो उसमें हम बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बेस्ड करने वाले हैं। उसमें तो 1 by 1 रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, सारे कंसेप्ट हमने देखने। तो इसलिए ये कंसेप्ट हमारे लिए एक लैंडमार्क क्वेश्चन बनता है। आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके जरूर अपने रजिस्टर में कॉपी करके लिख लें। अब हमारा एक अलग अगला क्वेश्चन आता है जो बेस थ्योरम का वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का और एग्जांपल नंबर 18। तो आज का हमारा पूरा वीडियो यहीं तक होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 18 को डिस्कस करने के बाद। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने वाले हैं। आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड कर लें प्लीज और इसका स्क्रीनशॉट लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें और ए को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर आपने ए को आइडेंटिफाई कर लिया तो यहां तक समझ में आ जाएगा कि आपको बेस थ्योरम की पे पकड़ मजबूत हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए फाइंड आउट करें। चलिए क्वेश्चन में आपके साथ ही पढ़ लेता हूं। ओके, आपने ए निकाल लिया होगा, फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं क्वेश्चन चाहूंगा आपके साथ पढ़ने के लिए। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease। मतलब आप किसी भी ब्लड टेस्टिंग सेंटर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, जैसे कोरोना के लिए टेस्ट के लिए आप बहुत सारे आप लोग गए भी होंगे या नहीं भी गए होंगे, टचवुड नहीं गए होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो वहां पे क्या है, जो सिस्टम है हमारा, जो टेस्टिंग सिस्टम है वो हमारा 99% इफेक्टिव है टू डिटेक्टिंग अ डिजीज। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको डिजीज है, पहले इसको समझ लें फिर क्वेश्चन को पे हम लोग चलते हैं। इस चीज का मतलब क्या है कि अगर आपको डिजीज है और आप टेस्ट कराने गए हो और आपको डिजीज है तो 99% केस में आपको बता देगा कि हाँ आपको डिजीज है।
क्लियर है, समझ में आया? लेकिन 1% केस में हो सकता है कि आपको डिजीज होते हुए भी आपका टेस्ट रिजल्ट ये शो कर रहा है कि यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज, यू आर ए हेल्दी पर्सन। मतलब क्या हुआ कि आप कंफ्यूजन में जिंदा रहे, है ना? आपको डिजीज होते हुए भी 100 में से एक बंदे को ये टेस्टिंग सिस्टम क्या है बता देता है कि आप यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज। 99% केसेस में अगर आपको डिजीज पर्सन है तो वो बता देगा कि आपको डिजीज है। इसका मतलब अभी हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे, पहले क्वेश्चन पे आ जाए अच्छी तरह से। तो फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आ गया। तो 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। तो समझ, अगर आपको डिजीज है, however the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person। इसका मतलब आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, दैट इज अ हेल्दी पर्सन टेस्टेड देन अ पॉजिटिव with the tested then with the probability of 0.005 the test will imply that he has a disease। अब ये क्या मतलब हो गया कि आपको डिजीज नहीं है, आप गए टेस्ट कराने के लिए, डाउट हुआ आपके साथ वाले को कोरोना था, आप भी चले गए, आपको नहीं है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट रिजल्ट में बता रहा है कि आपको डिजीज है। आपको फालतू में हार्ट अटैक दे रहा है, लेकिन कितना परसेंट दे रहा है? 0.5% या 0.005, वही मतलब हो गया इसका। अब आगे बोल रहा है कि द 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज एक्चुअली डिजीज। कहने का मतलब है क्या कि पूरे पॉपुलेशन में जो एक्चुअल डिजीज है वो कितने परसेंट लोगों को है? 0.1% लोगों को है। इसका मतलब कितने लोगों को डिजीज नहीं है? 1 में से आप माइनस कर देंगे, आपको पता लग जाएगा। अब हमारी आई असली लाइन जहां पे हम लोग ए को आइडेंटिफाई करते हैं, हालांकि ये पूरा क्वेश्चन ही समझने वाला है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज? पर्सन को डिजीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। इजीली आपको मिल गया। क्या गिवन है? जिस लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में जो चीज गिवन होता है वही मैंने आपको चीट कोड बताया ए का। तो गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज एक्चुअली डिजीज? तो ए क्या हो गया हमारा? टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो जब ए हमारा बनता है तो ऑब्वियसली ए स्लैश के नीचे आता है, पूरे क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन ही हम लोग इस तरह से करते हैं, और यहां पे आता है E1 जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज? तो इसका मतलब क्या हो गया? P1 क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिजीज मतलब कहने का क्या है? एक्चुअल में इस बंदे को डिजीज है। तो Pe2 क्या हो गया? probability that person does not have, है ना, does not have disease, मतलब वो बंदा क्या है? हेल्दी पर्सन है। अब A by E1 और A by E2 की स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम लोग इसको पकड़ेंगे। उससे पहले Pe1 और Pe2 जो इजीली अवेलेबल है ऑफ द पॉपुलेशन 0.1% है ना, तो 0.1% इसका मतलब क्या हो गया? 1/1000 क्या हो गया हमारा? प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिजीज, मतलब 1000 में से एक बंदे को डिजीज है। तो E2 मतलब पर्सन डज नॉट हैव डिजीज, तो 1 में से 1000 माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 999/1000। इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन डज नॉट हैव डिजीज। क्लियर है यहां तक? अब A by E1 का स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम लोग उस चीज को समझेंगे। probability of A, probability that A क्या है हमारा? टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव given that person has disease। E1 क्या है हमारा? पर्सन हैज डिजीज। और E2 क्या है कि probability that test result is positive given that E2 का मतलब person does not have इस लाइन को समझने से पहले हम उस चीज को समझ सकते हैं, और इस क्वेश्चन में इसकी ज्यादा जरूरत है जितनी उससे ज्यादा अगले क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल नंबर 18 में आपको पड़ेगी।
इस चीज को समझने के लिए। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, कोरोना इज अ करंट एग्जाम्पल कि आप टेस्ट कराने जाते हैं, तो पहले तो ये देखा गया कि एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आपको डाउट है कि आपको डिजीज है और आप गए लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। तो पहले तो आप जब जा रहे हैं आप अपने डिजीज का टेस्ट कराने के लिए, तो पहले तो आपकी दो पॉसिबिलिटी है कि या तो आपको सही में डिजीज है या तो आपको डिजीज नहीं है। तो एक चीज को आप पकड़ लें कि डिजीज आपको है, तो मैंने उसके लिए क्या रखा है, टिक कर रखा है कि डिजीज आपको है। लेबोरेटरी में आप गए तो आपका टेस्ट हुआ और बताया कि आपको पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये देखिए आपको डिजीज है भी और आपका टेस्ट क्या बता रहा है, पॉजिटिव है। और आपको डिजीज है लेकिन आपको टेस्ट क्या बता रहा है, नेगेटिव, कि आपको डिजीज नहीं है। तो ये दो केसेस आपको समझ में आ गए कि आपको डिजीज है, लेकिन आप जब टेस्ट करवाने जाते हैं हो सकता है कि टेस्ट दो रिजल्ट दे, एक में बता दे कि आपको डिजीज है, एक में बता दे आपको डिजीज। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको डिजीज होगा तो टेस्ट बताएगा कि आपको डिजीज है। बट हमारा टेस्टिंग किट जब कोरोना का स्टार्टिंग में आया था, तो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि ये टेस्टिंग किट 100% सिस्टमैटिक नहीं है, इफेक्टिव नहीं है कि आपका डिजीज को डिटेक्ट कर ले। बहुत सारे केसेस में आपको डिजीज होता था फिर भी आपको बता दिया जाता था कि आपको डिजीज नहीं है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी क्या आपका टेस्टिंग सिस्टम इफेक्टिव है 100% आपके डिटेक्ट करने में टेस्ट को? सर नहीं। वेरी फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि ये टेस्टिंग सिस्टम 99% इफेक्टिव है डिजीज को डिटेक्ट करने में, अगर आपको इनफैक्ट इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना। तो डिजीज होते हुए और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव देना, इसका मतलब ये इफेक्टिवनेस बता रहा है। तो आपका ये वाला चीज आपके क्वेश्चन में क्या है, 99% केसेस में क्या है, ये इफेक्टिव है। 1% में क्या करता है वो कि आपको डिजीज होते हुए भी, है ना, आपको डिजीज होते हुए भी आपका डिटेक्शन क्या बोल रहा है कि आपको नहीं है। मतलब 1% केस में आपको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन में क्लियरली नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि 90% अगर वो आपका टेस्ट डिटेक्ट कर लेता है, 100 बंदे गए टेस्ट कराने के लिए, सबको डिजीज था 100 के 100 को, 99 वाले को बोला कि हाँ जी आपको डिजीज है, एक को छोड़ दिया कि आपको डिजीज नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक हमने केस डिस्कस कर लिया जिसमें कि आपको डिजीज है। सपोज दूसरा केस है कि हमारे को डिजीज नहीं है, हमारे को डिजीज नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया कि ये हमारे को डिजीज है ही नहीं। आप टेस्ट कराने गए, आप टेस्ट कराने गए और आपको बता दिया कि आपको डिजीज है, जबकि आप हेल्दी पर्सन थे। आप यहां पे हेल्दी पर्सन हैं, आपको टेस्ट रिजल्ट में बता दिया कि आप पॉजिटिव हैं। अभी क्वेश्चन पे मत जाए, पहले इसको समझ ले। तो ये हमारा क्या हो गया, हेल्दी पर्सन को डिजीज बता दिया। अच्छा, यहां हेल्दी पर्सन को क्या बताया कि हाँ आपको डिजीज नहीं है। तो अब आप देखें यहां पे ध्यान से कि ये ट्रू डिटेक्शन, सही में डायग्नोसिस, अगर आपका डिजीज है, आपको बता रहा है कि डिजीज है, इट इज ट्रू डिटेक्शन, कि करेक्ट डिटेक्शन आपने कर दिया और आपको टेस्ट रिजल्ट है, क्या कहते हैं, आपको डिजीज नहीं है ना। तो ये दोनों केसेस में आपको क्या बताया कि आपका करेक्ट है डिटेक्शन, आपका सिस्टम सही रिपोर्ट दे रहा है जो कि बाकी में मौजूद है, क्योंकि डिजीज है और आपका टेस्ट पॉजिटिव बता रहा है, डिजीज नहीं है आपको टेस्ट। ये दोनों केसेस में क्या कर रहा है, इस केस में आपको क्या कर रहा है, फॉल्स डिटेक्शन, फॉल्स रिपोर्टिंग, है ना। फॉल्स रिपोर्ट मतलब गलत रिपोर्टिंग कर दिया आपका टेस्टिंग सिस्टम, कि हेल्दी पर्सन को बोला कि आपको डिजीज है, जबरदस्ती का टेंशन दे रहा है, और यहां पे जिसको डिजीज है उसको छोड़ दिया, बोला आपको डिजीज नहीं। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, यहां पे देखें, प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यहां और यहां आप देखें, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट पर्सन हैज डिजीज, पर्सन को डिजीज है,
टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, ये कितना परसेंट है भैया? 99% है कि करेक्ट डिटेक्शन बता रहा है कि आपको डिजीज है और बंदे को वाकई में डिजीज था। प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, इस पे आ जाए। गिवन दैट पर्सन डज नॉट हैव डिजीज, तो एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है और दूसरा क्या है, ये इसकी जरूरत है। अब इसकी जरूरत, इसकी वैल्यू क्या है कि पर्सन इज फ्री फ्रॉम HIV, सॉरी पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजीज, दैट इज पर्सन डज नॉट हैव डिजीज, दैट इज पर्सन इज हेल्दी पर्सन। तो आप ढूंढे क्वेश्चन में कि आपको हेल्दी पर्सन को, है ना, हेल्दी पर्सन को बता रहा है कि आपको डिजीज है, वो है हमारा 0.5%। चेक करें, है ना, कि अगर आपको हेल्दी पर्सन है तो आपको क्या बता रहा है, डिजीज 0.5% है। तो ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें इस 1% की जरूरत नहीं है कि पर्सन को डिजीज था और उसको बताया कि डिजीज नहीं है, या फिर पर्सन को डिजीज नहीं है और उसको बोल रहे कि डिजीज नहीं। हमारी को जरूरत क्या थी कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, पर्सन हैज डिजीज, 99% ट्रू डिटेक्शन, इफेक्टिव जो है आपका, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, है ना, पर्सन इज हेल्दी पर्सन, है ना, पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन। तो ये हमारा 0.5% है। बाकी आपका कैलकुलेशन पार्ट है, आप आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो E1 बाई ए में E1 हमारा कितना है, 1/1000 इंटू A बाई E1 कितना है, 99/100 अपॉन में, सॉरी 1/1000 E1 इंटू 99/100 मैंने फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा। और यहां पे हमारा E2 है हमारा 999/1000, है ना, इंटू 0.5, तो इसको आप 5/1000 लिख सकते हैं। अब कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते हैं इसका और आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही अप्रोच लेना, 1000 इंटू 100 को आप कॉमन ले लेना, यहां भी 1000 है सॉरी, ठीक है, 1000 इंटू 100 यहाँ पे एक 10 रह जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आंसर टैली कर लेना। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था। इस चीज की जरूरत आपको एग्जांपल नंबर 18 में भी पड़ेगी, फिर से समझ लो। डिजीज है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब इफेक्टिव सिस्टम। डिजीज नहीं है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, फॉल्स डिटेक्शन। डिजीज नहीं है, आपको बोल रहा है कि डिजीज नहीं है, इट इज ट्रू डिटेक्शन, है ना। डिजीज है, ये फॉल्स डिटेक्शन हो गया। डिजीज होते भी बोल रहा है कि आपको डिजीज नहीं है, डिजीज आपको नहीं है, आपका रिजल्ट इज नेगेटिव। तो इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ के सारा कुछ इसी फ्रेम में बनेगा, बस वैल्यू थोड़ी अलग है, आप एक बार ट्राई कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 18 पे चलते हैं। तो इसमें जो वर्डिंग्स है, जो लैंग्वेज है, वो सारे ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क पड़ेगा हमारा किसके ऊपर, तो वैल्यूज के ऊपर। बाकी सारी चीजें हमारी सेम है। तो इसमें भी हमारा जो ए है वो सेम है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज एक्चुअली HIV, है ना, गिवन दैट HIV टेस्ट इज पॉजिटिव, है ना, रिपोर्ट्स हिम एज HIV पॉजिटिव। यहाँ पे देख लो, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन दैट द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज पॉजिटिव। वो रिपोर्ट क्या बोल रहा है, पॉजिटिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको निकालना है कि पर्सन इज एक्चुअली डिजीज। तो टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज अ डिजीज। तो यहाँ पे डिजीज यहाँ पे सेम है। अब हमारे फर्स्ट लाइन पे आए, ऑफ द पीपल हैविंग HIV, ऐसे लोग जिसको HIV है ऑलरेडी। यहां पे अब आपका कोरोना बन के आएगा क्वेश्चन, है ना, जिसको HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। तो 90% जो है हमारा, देखो डिजीज है और 90% केस में आपको क्या बता रहा है ये कि आपको डिजीज है, मतलब पॉजिटिव है। वेयर बट 10% गोज अनडिटेक्टेड, यहां पे क्लियरली बोला हुआ है कि 10% बंदे जो हैं, आप इन मतलब जो है आपको डिजीज होते हुए भी
डिजीज होते हुए भी आपका रिजल्ट नेगेटिव बता रहा है। ये देखो आप 10%। क्लियर है कि पर्सन को डिजीज है बट गोज अनडिटेक्टेड, मतलब आपका सिस्टम उसको पकड़ नहीं पा रहा, जो टेस्टिंग किट है वो पकड़ नहीं पा रहा और आपको बोल रहा है कि आप फ्री फ्रॉम HIV। 10% मिल गया। अच्छा, ऑफ द टेस्ट 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव। अच्छा, ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV, मतलब जिस बंदे को डिजीज नहीं है, किसको किसको नहीं है, इसको और इसको नहीं है, 99% जज एज नेगेटिव। तो अगर आपको डिजीज नहीं है और आपका जजमेंट क्या हो रहा है, 99% केसेस में क्या बोल रहा है कि आपको डिजीज नहीं है। आराम से पढ़े, पीपल फ्री फ्रॉम HIV, सेकेंड लाइन में है 99% आर जज HIV नेगेटिव। तो आपको डिजीज नहीं है, 99% केस में आपको बता रहा है कि डिजीज नहीं है, बट 1% are diagnosed showing HIV positive। तो of people free from HIV 1% जो है आपको क्या बता रहा है कि डायग्नोज किया गया कि आपको डिजीज है। तो यहां पे चारों वैल्यूज दे रखी है और आपको सिर्फ 2 वैल्यूज लेनी है। तो यहां पे इस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा थी आपको, वहां पे तो चीजें वही थी जो लेना था। तुक्का भी मारते तो आपका हो सकता है वो सही निकल जाता, लेकिन यहाँ पे तुक्का मारने पे भी आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन कैसे निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है तुक्के मारने से इस क्वेश्चन में। तो चलिए, अब E1 और E2 आपका सेम है मेरे ख्याल से। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, ऑब्वियसली E1 हमारा कितना है 0.1%, दैट इज 1/1000। ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, तो दिस इज 1 माइनस 1/1000, 999/1000। अब आपको जरूरत क्या है, टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट इज पॉजिटिव, तो ये दोनों में ही आपकी वैल्यू छुपी हुई है ना। गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, पर्सन हैज डिजीज। गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, पर्सन हैज डिजीज। गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, पर्सन हैज डिजीज। 90% इफेक्टिव। Probability that test result is positive given that person does not have disease। तो ये हमारा क्या था 1% था। बाकी के 2 वैल्यू आपको गुमराह करने के लिए दिया गया था इस क्वेश्चन में, इसलिए ये जरूरी चीज है आपको समझने के लिए। अभी भी इसको आप नोट कर ले और साफ साफ अपनी हैंडराइटिंग में लिख ले। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिना उसको समझे हो सकता है आप मिस्टेक कर ले वैल्यूज को सिलेक्ट करने में। तो फॉर्मूले में डालना है E1 इंटू A/E1। तो ये हो गया हमारा E1 कितना है हमारा 1/1000 इंटू A/E1 हमारा 90/100। तो सेम उसी तरह से सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन दे भी रखा होगा आपका 1/1000 इंटू 90/100 प्लस ये हमारा E2 हमारा 999/1000 है इंटू 1/100 A/E2। तो ऑब्वियसली 1000 और 100 को कॉमन लेकर के बाकी पार्ट आप कैलकुलेशन कर लेना, यही आपका आंसर देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आज का। आप स्क्रीनशॉट ले ले पहले। A/E2 हमारा सेम स्टेटमेंट है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको तो आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सेकंड। अब आप क्लियरली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 12, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 18 और जो हमारा मेन कंसेप्ट था कॉम्बिनेशन का और प्लस और मल्टीप्लिकेशन का, वो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी था और ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो कुल मिलाकर के आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अदर प्रोबेबिलिटी, पूरी प्रोबेबिलिटी के लिए आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। और होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर लिया होगा। तो आगे के लिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ मिसलिनियस में जितने भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 और कुछ एग्जाम्पल्स, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका रुका हुआ है एक्सरसाइज का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।